हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। हम टैलेंटेड स्टूडेंट्स की बात कर चुके थे। आज हम नया बच्चा है जो हमारे पास, जो क्रिएटिव चाइल्ड है, उसकी क्या नीड है, उस बच्चे को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। और क्रिएटिव चाइल्ड कौन से होते हैं, पहले इसके बारे में जानेंगे। और कितने प्रकार की क्रिएटिविटी होती है और जो अलग अलग फील्ड में हमें देखने को नज़र आती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। प्रतिभाशाली जो बालक है उसके बारे में हम पिछली कक्षा में डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए टू द पॉइंट बात करेंगे। और सीटेट हमारे काफ़ी नज़दीक आता नज़र आ रहा है, तो थोड़ा कोशिश करेंगे कि सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर करें। और आई होप आप हैंड रिटन नोट्स भी बनाते होंगे, ठीक है, ताकि जब हमारे पास लास्ट जो समय बचे उसको रिकैप करने में आसानी हो। तो चलिए बात करते हैं। सृजनात्मक बालक यानी क्रिएटिव चाइल्ड हम किसे कहेंगे, कौन बच्चा क्रिएटिव हो सकता है। तो ठीक है, सबसे पहला ही डाउट आता है, जैसे ही हम प्रतिभाशाली बालक और क्रिएटिव बालक है उसके बारे में बातचीत करते हैं, तो सबसे पहला हमारा कन्फ्यूज़न होता है कि दोनों में मैम सबसे बड़ा अंतर क्या है कि प्रतिभाशाली कोई भी बच्चा है या टैलेंटेड कोई भी बच्चा है, उसका आईक्यू है। सबसे पहले हम टैलेंटेड स्टूडेंट को हम आईक्यू के हिसाब से जज करते हैं। किसके हिसाब से? आईक्यू के हिसाब से जज करते हैं। अगर 110 से ज़्यादा बच्चे में आईक्यू है, 140 अबो है, तो वो बच्चा टैलेंटेड माना जाता है, जैसा कि टर्मन ने बताया था। तो इसी तरह अगर हम सृजनात्मक बच्चे की बात करें तो जिसका आईक्यू अच्छा है, जो बच्चा टैलेंटेड है, वो हर फील्ड में अच्छा प्रदर्शन करेगा। ये चीज़ हम पढ़ चुके थे, ठीक है। फिर ये क्या है, आईक्यू के बेस पे हमने टैलेंटेड बच्चे को आइडेंटिफाई किया था। अब कई बच्चों को कन्फ्यूज़न यहाँ होती है कि हमें लगता है कि क्या सेम होता है क्रिएटिव बालक और क्या प्रतिभाशाली सेम होता है। बिल्कुल, ये चीज़ हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी ही करेगी। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बालक है, जो टैलेंटेड बालक है, वो सृजनात्मक बालक हो, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिएटिव चाइल्ड है हमारा, इसका आईक्यू, ठीक है, अच्छा हो, यानी एवरेज तो होना ही चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर 140 अगर बच्चे का आईक्यू है तो वो बच्चा क्रिएटिव होगा, ज़रूरी नहीं है। ये सामान्य बच्चा है, सामान्य आईक्यू का बच्चा भी यहाँ क्रिएटिव चाइल्ड हो सकता है। तो यहाँ पहली ही बात में मैंने आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर दी। अगर टैलेंटेड बच्चे का आईक्यू अच्छा होना ज़रूरी है, ये मस्ट है, ये नेसेसिटी है, ठीक है। आईक्यू अच्छा होगा तभी उसे हम टैलेंटेड मानेंगे। लेकिन क्रिएटिव बालक, हम नॉर्मल बच्चा भी क्रिएटिव हो सकता है, अलग अलग फील्ड में, कला में, खेल में, ठीक है, व्यवसाय में, अलग अलग फील्ड में क्रिएटिव हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि इस बच्चे का आईक्यू अच्छा हो। तो चलिए जानेंगे हम कि जो सृजनात्मक बालक है उसे हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मौलिक चिंतन, नए प्रकार का संगठन होता है, ठीक है, कि नया है बच्चे के पास, कुछ नए प्रकार का संगठन होगा, अलग प्रकार का चिंतन मिलेगा। यानी बाकी बच्चे एक टॉपिक पर, बाकी जो एवरेज चाइल्ड है वो सेम चीज़ें सोच रहे होंगे, लेकिन जो क्रिएटिव बच्चा है वो अलग अलग दिशाओं में सोचेगा, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। जो जेफी गिलफोर्ड ने 2 तरह के जो चिंतन बताए थे, उसके बारे में हमने जब चिंतन वाला टॉपिक किया था, भाषा और चिंतन, वहाँ भी मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है, एक बार। फिर क्या है, अलग प्रकार का चिंतन और व्यवहार करते हैं, पुरानी समस्याओं के नवीन समाधान खोजते हैं ऐसे बच्चे। यानी जो पुरानी प्रॉब्लम्स है उसका नया समाधान खोज लेंगे ये जो क्रिएटिव बच्चे हैं, ठीक है। कि कोई समस्या है या कोई डिजीज़ है, तो वो बीमारी है, ठीक है, जैसे पहले डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो आज के टाइम में टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, हमारे पास इतने क्रिएटिव डॉक्टर हैं, तो जो क्या है, हम इंजेक्शन के बेस के आधार पे ही नहीं, ठीक है, अगर टैबलेट ले लेते हैं तो उसके हिसाब से भी हमारा क्या है, अच्छा सिस्टम चल पड़ता है। तो अलग अलग चीज़ है। अगर हम पूरी तरह से मीठे को इग्नोर करें, स्वीटनेस को इग्नोर करें, ठीक है, तो हमें वहाँ इंजेक्शन और टैबलेट की भी ज़रूरत नहीं होती। तो क्रिएटिव बच्चे ही जो पुरानी समस्याएं हैं, जो सदियों से चली आ रही है, उन समस्याओं का नया समाधान खोज के हमें देते हैं।
नए संबंधों को देखते हैं कि नया संबंध क्या है, नया रिलेशन क्या है, ठीक है, और उनकी व्याख्या करते हैं, यानी उसको एक्सप्लेन करते हैं कोई भी चीज़ के बारे में अगर उन्होंने खोजी है। तो जो क्रिएटिव बच्चा है वो इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों करता है। क्या करता है कि जो बच्चा है इन्वेंशन भी करेगा ये क्रिएटिव चाइल्ड, और डिस्कवरी भी करेगा, ठीक है। पहले यहाँ अंतर समझेंगे कि डिस्कवरी क्या होती है। डिस्कवरी क्या होती है? डिस्कवरी तो वो होती है कि हमारे पास ऑलरेडी वो चीज़ मौजूद है और हम अपने तरीके से अलग अलग दिशाओं में सोच के उसमें कुछ नया चेंज लेके आ रहे हैं, कुछ बदलाव कर रहे हैं, ये हो गई डिस्कवरी, ठीक है। इन्वेंशन क्या है? यानी आज तक दुनिया को इन्वेंशन के बारे में कोई भी इन्वेंशन हुई, जैसे कोरोना आई, कोरोना महामारी आई, एकदम से वो महामारी आई, लेकिन उसकी जो दवाई खोजी गई उसका इन्वेंशन किया गया। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे पास ऐसी डिजीज़ पहले नहीं थी कि अचानक से वो आई और फिर उसकी जो वैक्सीन है उसका इन्वेंशन किया गया। यानी ऑलरेडी वो हमारे पास चीज़ नहीं थी, उसे खोजा गया, उसका इन्वेंशन किया गया, आविष्कार किया गया, ठीक है। फिर क्या है? लोचशीलता होती है, यानी इनकी जो सोच है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, वो अलग अलग डायरेक्शन में सोचते हैं। जीवन के भिन्न क्षेत्र में अलग दृष्टिकोण अपनाना है, ठीक है, कि जीवन के अलग अलग फील्ड होते हैं। कहीं हम एज ए रिलेशन के तौर पे भूमिका निभा रहे होते हैं, कहीं हम व्यवसाय में कुछ कर रहे होते हैं, तो अलग अलग जो फील्ड होते हैं वहाँ अलग अलग दृष्टिकोण रखते हैं। जो क्रिएटिव चाइल्ड होते हैं उनका व्यवहार भी उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग होता है। फिर क्या है, ये किसे कहेंगे हम क्रिएटिव बच्चा, कि वहाँ कहाँ हमें क्रिएटिव बच्चे की जो क्रिएटिविटी है कहाँ हमें देखने को मिलेगी? तो कहाँ मिलेगी? सामाजिक अंतःक्रियाओं की विधियाँ, यानी जब बच्चा किसी बड़े के साथ या छोटे के साथ आपस में इंटरेक्शन कर रहा है तो वहाँ बच्चे की क्रिएटिविटी झलकती है। अध्ययन, ठीक है, कार्य और खेल में संभव है, यानी कोई भी बच्चा काम कर रहा है तो वहाँ बच्चे की क्रिएटिविटी दिखेगी। बाकी अगर हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बच्चे को रिटर्न वर्क देते हैं, घर से होमवर्क करने के लिए देते हैं, तो सभी बच्चे क्या है, सेम जैसा टीचर ने पढ़ाया है लिखाया है सेम उसका जो एवरेज बच्चा है उसको कॉपी करके लाएगा। लेकिन जो हमारा क्रिएटिव बालक है वो डेकोरेशन तरीके से कोई पेंटिंग बना लाया, ठीक है, अलग तरीके से मल्टीपल पेन्स का यूज़ करके भी कर सकता है। अपनी क्रिएटिविटी वो दिखाएगा ही दिखाएगा हर काम में, चाहे वो खेल हो गया या राइटिंग स्किल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो बच्चा अगर एक स्पेसिफिक फील्ड में अच्छा है तो वहाँ अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो ये सोशल इंटरेक्शन में, खेल में और आर्ट्स में संभव है क्रिएटिविटी, ये फील्ड होते हैं क्रिएटिविटी की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी जो हमारी सृजनात्मकता है वो कितने प्रकार की होती है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग प्रकार बताए, लेकिन कई बार जो ये टेलर है और जो जेफी गिलफोर्ड है इनकी जो सृजनात्मकता की जो विशेषताएं हैं, टाइप्स है, वो पूछ ली जाती है। तो यहाँ हम इनका बारीकी से अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो हमारे टेलर महोदय है, टेलर महोदय ने 5 टाइप्स बताए, 5 टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी, यानी हम 5 तरह के अगर बच्चे में ये लक्षण हमें नज़र आते हैं तो उस बच्चे को हम क्रिएटिव कह सकते हैं। ये बच्चा मौलिक चिंतन करेगा, ठीक है, जो चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है उस चीज़ को भी आगे लेके जाएगा, नई समस्या का समाधान खोजेगा, और इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों ही काम क्रिएटिव चाइल्ड करता है, ना कि प्रतिभाशाली बच्चा, ये याद रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, सबसे पहले आविष्कारक सृजनात्मकता होती है। यहाँ बच्चा आविष्कारक के रूप में, एक अन्वेषक के रूप में काम करता है। जैसे हम पढ़ते हैं यूरेका, यूरेका का मतलब है मैंने खोजा, यानी मैंने खोज लिया है किसी भी चीज़ को, या तो नई खोजी या पुरानी चीज़ें जो हमारे पास है उस चीज़ पर उस चीज़ को अलग डायरेक्शन ऐसी दे दी। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि यहाँ में क्लियरिटी बने। तो जो हम पुराने समय
समय में जो लैंडलाइन टेलीफोन होते थे, जो दूरभाष होते थे, जिन्हें हम दूरभाष के नाम से जानते हैं, तो वो लैंडलाइन का हम यूज़ करते थे। तो आइडिया तो था हमारे पास, लेकिन धीरे धीरे जो क्रिएटिव चाइल्ड है उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन चीज़ को अलग डायरेक्शन दे दी। फिर जो लैंडलाइन नंबर है, ठीक है, जो टेबल पे रखे हुए होते थे, वो जो दूरभाष होते थे, जो हमारे टेलीफोन होते थे, उनकी जगह फिर कीपैड मोबाइल आया। ठीक है, चीज़ तो सेम थी, ठीक है, हम बात कर सकते थे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, ठीक है, किसी से हाय हेलो करना होता था, या हमें कोई ज़रूरी काम है या कोई सूचना भेजनी होती है, तब हम उसके माध्यम से कर लेते थे। यानी आइडिया तो था हमारे पास, धीरे धीरे उस आइडियाज़ ने उस इन्वेंशन ने डिस्कवरी का रूप ले लिया। ठीक है, जो इन्वेंशन हुआ फिर धीरे धीरे डिस्कवरी होती रही, फिर कीपैड मोबाइल आए, फिर आज के टाइम में हर किसी के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन से हम ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, हर तरह का इंटरनेट का यूज़ करके, तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई क्रिएटिव बच्चों की वजह से हमारे पास, कि आज हम ठीक है घर बैठे भी आप एजुकेशन ले रहे हैं और मैं घर से ही पढ़ा रही हूँ आपको। तो ये भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की जो देन है, ये क्रिएटिव चाइल्ड की है। तो टेलीफोन से फिर कीपैड फ़ोन आया, फिर जो स्मार्टफोन आए, तो ये क्रिएटिव बच्चों की ही देन है। यानी ऐसे बच्चे क्या होते हैं, आविष्कारक होते हैं, नई चीज़ का भी आविष्कार कर देंगे, और जो पहली बनी चीज़ है उनमें भी कुछ नया चेंज आएगा। ठीक है, जैसे मोबाइल का चेंज हुआ, ठीक है, मोबाइल पूरी तरह से बदल गया। फिर क्या है, नवाचारित सृजनात्मकता। नवाचारित सृजनात्मकता यानी नोवेलिटी, इसमें कुछ नया होता है, यानी इन्वेंशन करता है बच्चा। ऑलरेडी हमारे पास ऐसी कुछ चीज़ें नहीं होती, यहाँ बच्चा क्या है, नए मौलिक अर्थ निकालेगा, नई नई कोई चीज़ की परिभाषाएं बना देगा, फिर क्या है, नया कंसेप्ट या नया संप्रत्यय बना देगा। कौन सी क्रिएटिविटी में, नवचारित सृजनात्मकता, नवाचारित, इसे नोवेलिटी भी बोला जाता है, नोवेल्टी। ठीक है, नोवेलिटी याद रखेंगे। फिर तीसरा क्या है, अभिव्यक्तात्मक सृजनात्मकता, यानी बच्चा अपने आप को किस तरह से शो ऑफ कर रहा है, अपने आप को किस तरह से दिखा रहा है, अपने आप को किस तरीके से व्यक्त कर रहा है, इसमें क्या आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग, जैसे कोई बच्चा किसी तरह की ड्राइंग बना रहा है या पेंटिंग कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिएटिव बच्चा है, उसके दिमाग में जो इमेज चल रही है वो चीज़ भी बना सकता है। जैसे वो खेल के बारे में, क्रिकेट खेलते हुए बच्चों की बना दी, अगर बच्चे का खेल में इंटरेस्ट ज़्यादा है तो, या कोई चीज़ ऑलरेडी बनी हुई है उसको देख देख के, जैसे क्या है, भगवान जी की मूर्तियाँ हो गई, उनको देख के कॉपी करके उन्हीं की सेम जैसी ड्राइंग बना दी। तो बच्चे यहाँ क्या है, कॉपी भी करते हैं और कुछ नया डिस्कवर भी कर देते हैं, कुछ नई इन्वेंशन भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ वाले जो बच्चे हैं इनमें जो कौशल है, स्किल है, और या गुणात्मक स्तर है और मौलिकता को महत्व नहीं दिया जाता। यानी हमें सिर्फ बच्चे से ये प्रूफ करवाना है कि ये बच्चा क्रिएटिव है या नहीं। जैसे ड्राइंग बनवा ली तो हमें पता चल जाएगा बच्चा कॉपी करके बना रहा है तो अच्छा है, यानी उसकी जो आर्ट है ड्राइंग बनाने की वो अच्छी है। तो किस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता, स्किल पर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, गुणात्मक स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और मौलिकता को महत्व नहीं दिया जाएगा। यानी बच्चे का खुद का क्या आइडिया आया, इसमें पेंटिंग में खुद से क्या बनाया बच्चे ने, उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। जैसे हम फॉर एग्जांपल पढ़ते हैं जो हरमन रोसा का जो शाही धब्बा परीक्षण है, जो पर्सनैलिटी का टेस्ट किया जाता है वहाँ, तो एक शाही के माध्यम से एक कोरे कागज़ पर शाही छिड़क दी जाती है और उसको बंद करके फोल्ड अलग अलग फोल्ड दे दिए जाते हैं उस कागज़ पर। फिर जब उस कागज़ को खोला जाता है और उस शाही से जो चीज़ बनी होती है उस पर सोचने के लिए बच्चों को बोला जाता है, कि उनको दिखाया जाता है कि बताओ आपको इस इमेज में क्या दिखाई दे रहा है। तो इस इमेज के हिसाब से अगर बच्चे सोच पाते हैं उन्हें अलग अलग चीज़ें दिखेगी, और जो क्रिएटिव बच्चा है उसे बहुत अलग तरह की चीज़ें दिखाई देगी। कुछ भी हो सकती है वो चीज़, जैसे कोरे कागज़ पे स्याही से वो क्या
क्या इमेज बनी होगी। तो जितना डीप, जितना गहराई से बच्चा उस इमेज का ऑब्जर्वेशन कर सकेगा, उस बच्चे की क्रिएटिविटी उतनी ही पता चलेगी। ये बच्चा प्रतिभाशाली भी हो सकता है। यानी जो हरमन रोसा का जो स्याही धब्बा परीक्षण है, उससे पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, उससे हम सृजनात्मक और प्रतिभाशाली दोनों बच्चों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका विजन अच्छा होता है, वो हर चीज़ पर बारीकी से देख के बता देते हैं कि उनका क्या विजन है। ठीक है, जैसे आसमान, जैसे फॉर एग्जांपल आसमान की इमेज बनी, जैसे ही हमने वो कोरा कागज़ ओपन किया जिस पे हमने इंक रखी थी, तो आसमान की इमेज बनी। तो आसमान के अलावा बच्चा आसमान के बारे में जो चीज़ें व्याख्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से हम बच्चे का आइडिया लगा लेते हैं कि ये बच्चा सृजनात्मक है या प्रतिभाशाली है। ठीक है, ये रही थर्ड पॉइंट की बात। नंबर 4 आगे बढ़ेंगे, उत्पादक सृजनात्मकता। उत्पादक सृजनात्मकता में भी क्या है, ये कलात्मक और वैज्ञानिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, यानी जो हमारी साइंस से जुड़ी होती है। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन का नाम तो सभी ने सुना होगा। इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। किसका? बल्ब का आविष्कार किया था। तो जब ये भी एक क्रिएटिव चाइल्ड थे, थॉमस एल्वा एडिसन। तो ये 1000 बार, कई बुक दिखाती है कि ये 999 बार फेल हुए, कई जगह लिखा होता है कि 99 ही बार फेल हुए, लेकिन कुछ भी हुआ इनके साथ, इन्होंने हार नहीं मानी। लास्ट में ये क्या, इन्होंने क्या बोला, एक कमेंट किया लास्ट में, इन्होंने क्या किया कि मैं हारा नहीं हूँ अपने फील्ड में। क्या मुझे क्या मिला है कि मैंने 99 ऐसे मेथड्स खोज लिए हैं कि अगर मैं इन चीज़ों का यूज करूँगा अपने बल्ब को बनाने में, तो वहाँ मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक है, वो अपने आप को यहाँ फेलियर नहीं मानते कि मैंने 99 तरीके ऐसे खोजे हैं, खुद खोजे हैं कि इन तरीकों से इन्हें रहने दूंगा, मैं यूज़ नहीं करूँगा। इन 99 मेथड से बल्ब नहीं बनना है। और जो 100वां बनाया उन्होंने, तो जो 100वां उन्होंने मेथड लगाया, उनसे बल्ब तैयार हुआ। ठीक है, तो बल्ब बनने के बाद CFL है, ठीक है, अलग अलग लाइटें हैं हमारे पास आज की डेट में। तो वहाँ इन्वेंशन होने के बाद डिस्कवरी होती चली गई। तो ये भी थॉमस एल्वा एडिसन भी क्रिएटिविटी फील्ड से जुड़ते हैं। ठीक है, फिर क्या है, स्वतंत्रता पर अंकुश होता है, यानी इन्हें इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती, उन पर अंकुश लगाया जाता है कि अगर आप एक बार में ये काम करते हैं, 2 बार में ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या है, आपको इतनी आज़ादी नहीं कि कोई एक टॉपिक दे दिया, अगर आपका उस चीज़ का समाधान कर ही नहीं पा रहे तो 1-2 मौका दिया जाएगा। ये नहीं कि आप लाइफ टाइम बैठ के उसी चीज़ पर काम करते रहें। तो इतनी फ्रीडम नहीं दी जाती। समय की भी सीमा का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी उत्पादन किया जाता है तब। फिर क्या है, आपातित सृजनात्मकता, यानी जो इमरजेंसी में जो क्रिएटिविटी हो जाती है। जैसे कोरोना महामारी आई, ठीक है, किसी को पता नहीं था कि ऐसी कोई बीमारी आ जाएगी, तो वहाँ तुरंत हम अपनी सूझबूझ से कोई ऐसी इंजेक्शन बना दे, ठीक है, कि कोई ऐसी वैक्सीन बना दे, कम समय में तुरंत अपनी सूझबूझ से समस्या का समाधान निकालना, यानी इमरजेंसी आई और इमरजेंसी में अपनी क्रिएटिविटी को दिखाना, इस प्रकार के एक्शन लेना कि जिससे क्या है, तुरंत समस्या का समाधान हो जाए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो इमरजेंसी वाली है, क्योंकि ज़्यादातर जो है चीज़ें हमारे पास इमरजेंसी से ही आती है। इमरजेंसी जो सृजनात्मकता है, यानी किसी भी समस्या पर एकदम से सूझ आ गई। जैसे गेस्टाल्टवाद में हुआ था कि वो बंदर थे, बंदरों को एकदम से सूझ आ गई, जो चिंपैंजी नाम का बंदर था कि हाँ, इस तरीके से बॉक्स से मैं वो केलों को नहीं ले पाऊंगा, तो एकदम से सूझ आई और उन्होंने उन स्टिक को जोड़ा आपस में और उन दोनों संदूकों को एक के ऊपर एक रखा और केले तक पहुंच गया। तो अचानक से किसी भी समस्या को लेकर सूझ आना इमरजेंसी क्रिएटिविटी होती है ये। तो यानी कम समय में तुरंत सूझबूझ से समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो आज की कक्षा में हमने पढ़ा, क्रिएटिविटी के बारे में जाना, नए प्रकार से सोचना। यहाँ बच्चे मौलिक चिंतन करते हैं, खुद का इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों शामिल रहेगी इसमें।
और आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी जो टेलर महोदय ने दी थी। इन्होंने 5 प्रकार बताए। 5 प्रकार में जो आविष्कारक और नवाचारित और जो आपत्तित सृजनात्मकता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पुट हुए हैं। DSSB में भी पूछा गया था। फिर यहाँ ये जो है तीसरी और चौथी ये सिंपली हम याद रख सकते हैं, लेकिन जानना ज़रूरी है, क्योंकि टेलर आजकल सीटेट का नेचर डीप हो गया है, वो डीपली क्वेश्चन पुट करता है। तो एक्स्ट्रा पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो वहाँ हम फंस जाते हैं, नुकसान होता है फिर। ठीक है, तो टेलर के बारे में पढ़ लिया हमने, और अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट JP गिलफोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। JP गिलफोर्ड के बारे में तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इरेज कर रही हूँ। यहाँ इरेज इसलिए कर रही हूँ ताकि हम JP और गिलफोर्ड के, जो JP गिलफोर्ड है उन्होंने 2 तरह का जो बताया था, चिंतन बताया था जो सृजनात्मकता से जुड़ता है। वैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ भी लिया है। तो जो JP गिलफोर्ड है, 1 मिनट, पूरा ही बोर्ड इरेज कर देती हूँ मैं। यानी जो JP गिलफोर्ड है ये क्या कहते हैं, JP गिलफोर्ड, इन्होंने 2 तरह के चिंतन बताए। नंबर 1 अपसारी, नंबर 2 अभिसारी। यानी जो बच्चा क्रिएटिव होगा वो कौन सा चिंतन करेगा, और जो क्रिएटिव नहीं होगा, सामान्य होगा, वो कौन सा चिंतन करेगा। तो ये भी सृजनात्मकता से ही जुड़ती है। अपसारी चिंतन हो गया, अभिसारी चिंतन हो गया। अगर बच्चा क्रिएटिव है, अगर कोई भी बच्चा क्रिएटिव है या सृजनात्मक है, एक ही बात होती है। तो जो बच्चा क्रिएटिव बच्चा है, तो जो अपसारी चिंतन करता है वो बच्चा क्रिएटिव है। यानी ये बच्चा क्या है, अलग अलग डायरेक्शन में सोच सकता है। यानी कोई भी समस्या आ गई हमारे पास, मान लीजिए P से डिनोट कर रही हूँ मैं, ये कोई भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का समाधान करना है, तो जो क्रिएटिव बच्चा है ये अपसारी चिंतन करेगा। यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाएगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। ये कोई भी प्रॉब्लम है तो इस तरीके से सोल्व करके देखेगा, यहाँ से सोल्व करके देखेगा, यहाँ से, तो अलग अलग डायरेक्शन में घूमेगा बच्चा हर एक प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए। ठीक है, तो दिशाओं में सोचेगा ये जो बच्चा है। और ये बच्चा हमारे पास कौन सा होगा, ये सृजनात्मक या क्रिएटिव बालक होगा। ठीक है, सृजनात्मक बालक होगा। अभिसारी में क्या है, दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है बच्चा। ठीक है, अपना कुछ नहीं लगाता ये। ठीक है, दिए गए तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है बच्चा। जैसे 2 × 5 = बच्चे ने कुछ नहीं लगाया, तथ्य और आंकड़े दिए गए थे, 10 हो गया। ठीक है, तो ये कौन सा चिंतन होता है, ये ओपन एंडेड होते हैं, नहीं ये वो होते हैं बंद मुक्त वाले। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं ये, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। और ये कौन से होते हैं, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। इसमें ओपन एंडेड क्यों होते हैं ये, क्योंकि बच्चा अलग अलग डायरेक्शन में सोच पा रहा है। अगर एक तरीका काम नहीं किया तो बच्चे ने तुरंत दूसरा तरीका लगाया। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था कि ये तरीका काम नहीं किया तो समस्या को इस तरह से सोल्व किया, अगर ये भी नहीं किया तो ये इस तरह से सोल्व किया, अगर ये नहीं किया तो फिर इस तरह से सोल्व करके देखा, और लास्ट में देखा कि यहाँ प्रॉब्लम उसकी बच्चे की सोल्व हो गई। लेकिन यहाँ क्या है, अभिसारी में बच्चा खुद अपने लॉजिक नहीं लगाएगा। अगर बच्चे को पता है 2 × 5 10 होते हैं तो सोल्व कर देगा। ठीक है, अगर नहीं पता है तो बच्चा वहाँ अटक जाएगा। ये सामान्य बच्चा होगा यहाँ, जो कौन सी सोच रखेगा, अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी। ये सिकुड़ती हुई सोच भी हो सकती है ये। ठीक है,
यानी यहाँ फैलाव नहीं होगा। फैलाव क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चा अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर रहा है। यहाँ बच्चे का जो चिंतन है वो सिकुड़ रहा है। अगर आता है तो यस, नहीं आता तो नो। ठीक है, कुछ भी नहीं लगाया यहाँ बच्चे ने। और ये क्या है? फैलता हुआ है, अलग अलग डायरेक्शन में बच्चे की सोच जा रही है। एक तरीका काम नहीं किया तो दूसरा बच्चे ने लगाया। तो ये थी कुछ बातें जो जेफी गिलफोर्ड ने 2 प्रकार के चिंतन बताए थे। 2 टाइप्स के चिंतन पढ़े हमने। एक पढ़ा अपसारी चिंतन, जिसे डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बोला जाता है। दूसरा पढ़ा अभिसारी चिंतन यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में जाना। तो जो हमारा जो क्रिएटिव बच्चा है, ठीक है, वो कौन सा है? वो अपसारी चिंतन करेगा यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग करेगा। किसी भी प्रॉब्लम पर, ये हमारी प्रॉब्लम है तो अलग अलग डायरेक्शन में सोच रहा है। अगर इस तरीके से बच्चे ने प्रॉब्लम सोल्व करके देखी, वहाँ सॉल्यूशन नहीं हुआ तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस तरह अलग अलग डायरेक्शन में सोच के बच्चा लास्ट में फाइनली, ठीक है, समस्या का समाधान कर देता है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास यहाँ सोचने के लिए बहुत सारा मटेरियल है। वो कुछ भी सोच के उन समस्याओं का नया समाधान दे सकता है। और यहाँ बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आता है तो यस करें, नहीं आता है तो नो करें। तो ये थी जेपी गिलफोर्ड का 2 प्रकार का चिंतन। और मिलते हैं कल वाली नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक यही रहेगा, यही जारी रहेगा। कुछ जो करैक्टरिस्टिक्स है जो क्रिएटिव चाइल्ड की होती है और उनको हम किस तरह से एजुकेशन दे सकते हैं उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। बाय बाय गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं।